This conference will now be recorded. स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो आज का जो हेडिंग या विषय रहेगा वो रणजीत सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। ठीक है, तो उसमें सीधा आंसर लिख लीजिए, समझना कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलो तो लिखेंगे यद्यपि यद्यपि ऑल्दो रणजीत सिंह एक निरंकुश शासक रहे हैं। निरंकुश का मतलब अथॉरिटेटिव, लेकिन उन्होंने अपने प्रशासन को खालसा के नाम से संचालित किया। एडमिनिस्ट्रेशन एज खालसा। इसलिए उनकी सरकार को खालसा सरकार कहते हैं। रणजीत सिंह ने दल खालसा के गुरुमत्ता, कल डिस्कस किया था हमने, दल खालसा के गुरुमत्ता की जगह स्वयं के निर्णयों को, सेल्फ डिसीजंस को अधिक प्रयोग किया। इस लाइन से रणजीत सिंह इस प्रशासन में 5 मंत्रियों की सहायता लेते थे। 5 मंत्रियों की सहायता लेते थे, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट मुख्यमंत्री की होती थी। जैसे ध्यान सिंह, जैसे ध्यान सिंह। अन्य विभाग, डिपार्टमेंट, जैसे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, अर्थ मंत्री, रक्षा मतलब डिफेंस, अर्थ का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से रणजीत सिंह ने अपने प्रशासन में डोगरा शासकों, डोगरा रूलर्स, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के, है ना, डोगरा रूलर्स, सामंतों या फ्यूडल लॉर्ड्स, जैसे गुलाब सिंह, इत्यादि को अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था।
जिन्हें रणजीत सिंह ने राजा का टाइटल दिया था, राजा। नेक्स्ट लाइन से, केंद्रीय प्रशासन में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में 12 यानी 12 प्रशासनिक विभाग थे। जैसे या जिन्हें विच कॉल्ड दफ्तर, जिन्हें दफ्तर कहा जाता था। ठीक है, तो प्रशासन में पहला प्रशासन आपने देखा सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य का प्रशासन। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे अब, इन्हें सूबा कहते थे, SUBA, मुगलों की तरह ये सूबा कहे गए, जो कि कुल 4 थे। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। ये चारों को प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखना है। जिनका हेड नाजिम कहलाता था, सूबे के हेड को नाजिम। सूबे परगने में बटे होते थे, परगना, PARGANA, परगना। जिला भी कह सकते हो आप, लेकिन आपको परगना लिखना है। जिसका प्रमुख कारदार, CARDAR, कारदार होता था। परगने तालुका में विभाजित होते थे, TALUKA, तालुका। और तालुका गांव, विलेज, या मौजे, MOJE, मौजे, MAUJE, मौजे, मौजा कहते हैं इनको, में बटा होता था। तो सबसे छोटी यूनिट मौजा या गांव। एक बार फिर से देखें, जो हम हमेशा देखते आए हैं, सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी सूबा एडमिनिस्ट्रेशन, सूबे के नीचे परगना या जिला एडमिनिस्ट्रेशन, परगने के नीचे तालुका, तहसील, ठीक है, तालुका के बाद मौजा। ये है एडमिनिस्ट्रेशन रणजीत सिंह का। नेक्स्ट लाइन से, रणजीत सिंह की आय का मुख्य स्रोत, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ रणजीत सिंह वाज लैंड रेवेन्यू, जो कि प्रोडक्शन का 33 से 40% के बीच में रहता था, 33 से 40 के बीच में रहता था। यह गुड्स के रूप में लिया जाता था, वस्तु के रूप में। और जब यह नगद लिया जाता था, कैश, तब इसे कनकूद कहा जाता था,
तब इसे कनकूत कहते थे। ठीक है, इसके अलावा नीलामी योजना ऑक्शन सिस्टम भी दिखाई देता है। नेक्स्ट लाइन से, यदि हम सैन्य प्रशासन की बात करें, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि यूरोप प्रणाली पर आधारित है, यूरोपियन सिस्टम पर बेस्ड है, इसलिए इसे इट कॉल्ड ऑल्सो ब्रिटिश फ्रेंच मिलिट्री सिस्टम, ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था। जो कि दो भाग में बांटी गई, which divide in two part, रेगुलर आर्मी called फौज ए खास। रेगुलर आर्मी को क्या कहा गया? फौज ए खास, KHAS, खास। और इरेगुलर या टेम्पररी आर्मी को फौज ए बेकवायद, VEKVAYAD, फौज ए बेकवायद कहा गया। नेक्स्ट लाइन से, इस आर्मी को इस आर्मी में घुड़सवारों को ट्रेन करने के लिए घुड़सवार फ्रांसीसी एलार्ड जबकि इन्फेंट्री को, पैदल सेना को बंतुरा, इटली से आया, बंतुरा ने प्रशिक्षण या ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई। जिसे ऑकलैंड ने विश्व की सबसे सुंदर और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना कहा। जॉर्ज ऑकलैंड। रणजीत सिंह की आर्मी में आर्टिलरी तोपों की भी विशेष भूमिका रही। नेक्स्ट लाइन से, जहां तक न्याय प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो रणजीत सिंह ने सेकुलर सिस्टम को अपनाया, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को अपनाया, जिसमें धर्म या जाति के लोगों को उनकी परंपरा के अनुसार न्याय दिया जाता था। जो जिस जाति का है उस जाति के नियम ही उस पर लागू होते थे।
गांव में निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाता था। जबकि नाजिम का न्यायालय, नाजिम कोर्ट, राज्य की सबसे बड़ी कोर्ट थी, स्टेट की सबसे बड़ी न्यायालय थी। जबकि सबसे बड़ी न्यायालय, सबसे बड़ा कोर्ट अदालत उल आला अर्थात रंजीत सिंह के दरबार में की जाती थी या होती थी। जो मृत्युदंड भी दे सकता था। ये है आपका रंजीत सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चल अब आगे लिखेंगे जो आपके स्लाइड में भी है, एंग्लो सिख रिलेशंस। और अच्छी बात यह है कि केवल 10 साल में डिसीजन हो जाएगा कि कौन सुपरसीड करेगा, केवल 10 साल में। खराब बात यह है कि रंजीत सिंह की डेथ के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा। 39 में डेथ हुई और झगड़े शुरू हो गए 45 तक। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखें। तो रंजीत सिंह के बाद जो राजा बने हैं वो आपकी स्लाइड में सामने हैं, खड़क सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह। यानी बहुत ज्यादा सक्सेसर नहीं है आपको रखने के लिए, खड़ग, शेर, दिलीप। ठीक है, जो ये जो युद्ध हुए हैं वो एक नहीं हुआ है। इन युद्धों के अंदर 3-4 लड़ाइयां हुई हैं और उनसे क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि किस एंग्लो सिख वॉर में कौन सी लड़ाई हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग का टाइम है। तो पहला एंग्लो सिख वॉर 1945 में शुरू हुआ और 1 साल में खत्म हो गया। एक साल में ये खत्म हो गया। जीता कौन? ब्रिटिश। कारण लिखेंगे आप। इस युद्ध का कारण रानी जिंदन, क्वीन जिंदन की महत्वाकांक्षा मानी जाती है। ये क्वेश्चन प्री मैचेस पूछा गया है कि पहला युद्ध किस का मेन कारण क्या है। तो पहले युद्ध का मेन कारण जिंदन की महत्वाकांक्षा है। ठीक है, इस लड़ाई में 4 लड़ाइयां लड़ी गई जो आपके काम की हैं। ठीक है, मुदकी की लड़ाई पूछी जा चुकी है, फिरोज शाह की लड़ाई, बद्दोबाल की और अलीबाल की। लेकिन डिसीजन इनसे नहीं हो पाया। क्वेश्चन पूछा गया किस लड़ाई से डिसीजन हुआ, तो सबराव का क्लैश जिम्मेदार माना जाता है। ये है डिसाइडिंग फाइट जिससे डिसाइड हुआ। ठीक है, इस युद्ध में सिखों की हार का कारण था लाल सिंह और तेज सिंह। जो काम मीर जाफर या मीर जाफर के साथ हुआ, सिराजुद्दौला के साथ हुआ, वो चीज हमें यहां भी दिखाई देती है। क्रम याद रखिएगा, मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोबाल, अलीबाल और सबराव। सबराव और मुदकी पूछे जा चुके हैं आपसे।
परिणाम स्वरूप रिजल्ट लिखेंगे, संधि लाहौर की हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस लाहौर की संधि में कुछ कंडीशंस डिसाइड की गई, वो भी आप लिखेंगे क्योंकि अलग से क्वेश्चन बनेगा लाहौर की संधि से। सतलज के पार यानी पूर्व के जितने भी एरियाज थे उनको महाराजा ने छोड़ दिया। मतलब अब दिलीप सिंह कहाँ नहीं जाएंगे, सतलज को पार नहीं करेंगे। सेकंड, सतलज और ब्यास नदी के बीच के सभी फोर्ट कंपनी को दे दिए गए। तो पहला आपने देखा सतलज नदी क्रॉस नहीं करेंगे दिलीप सिंह। दूसरा काम, सतलज और ब्यास नदी के बीच के जितने भी फोर्ट हैं वो सब कंपनी को मिलेंगे। कंपनी को 1.5 करोड़ का हर्जाना मिलेगा। ठीक है, और एक चीज लिखना है यहाँ पर, जहां से कश्मीर का इतिहास शुरू होगा, यहाँ अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए देकर कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया। ये भी लिखेंगे, 1 करोड़ लिया किससे, गुलाब सिंह से, और कश्मीर दे दिया उसे। यही बाद में चलकर कर्ण सिंह और कश्मीर के इतिहास के शुरुआती लोग माने जाएंगे। ठीक है, सेना का मिलिट्री का साइज घटा दिया गया, इन्फेंट्री केवल 20,000 रखी गई और घुड़सवार केवल 12,000 रखे गए, यानी द्वारा युद्ध ना हो इसके लिए भी उनको कमजोर कर दिया। नेक्स्ट, पंजाब दरबार में एक रेजिडेंट नियुक्त किया गया, एक रेजिडेंट, हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट, पंजाब की सेना में या सरकारी सेवा में कोई भी यूरोपीय या अमेरिकन व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता था। ठीक है, ये संधि की प्रमुख शर्तें मानी जाती। यहाँ के हिसाब से क्वेश्चन आप और लिखोगे नोट करते हुए, और अच्छा क्वेश्चन है। जब कश्मीर गुलाब सिंह को दिया गया है ना, तो इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध किया लाल सिंह ने। और एक झगड़ा और हुआ, एक झगड़ा और हुआ जिसे, तो लाल सिंह को यहां थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा कि जब लाल सिंह ने विद्रोह किया और उसे दबा दिया गया, फिर क्या हुआ, और ये लाल सिंह है कौन? ये लाल सिंह रानी जिंदन का विश्वास पात्र है। ठीक है, जो कि वजीर भी बना था, वजीर था वहां का। तो माना गया कि जिंदन ने फिर से अंग्रेजों पर आक्रमण किया, लेकिन वो हरा दिए गए। तो फिर एक संधि हुई, भैरोवाल की संधि। तो लाहौर की संधि के बाद एक और संधि हुई,
इमीडिएट भैरोवाल की संधि। और यहाँ इसलिए बताना जरूरी है कि ट्रीटी ऑफ भैरोवाल का परिणाम बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या है वो भी देखें। इस युद्ध के बाद एक सेना ब्रिटिश आर्मी पंजाब यानी लाहौर दरबार में रख दी गई, जिसका खर्च लाहौर रणजीत सिंह को दिलीप सिंह को देना था। ठीक है, दिलीप सिंह अभी तक अंडर एज है, और जब तक अंडर एज रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। इसमें रानी जिंदल को 1.5 लाख रुपए पेंशन दी गई थी। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन प्री के हिसाब से आप फिर से नोट कर लें। रानी जिंदल को बीबी साहिबा कहा जाता था और लाल सिंह को उसका प्रेमी माना जाता था। हेनरी लॉरेंस रेजिडेंट बना था, ये आप सब जानते हो। और एक सेना तब तक रखी गई जब तक कि महाराजा वयस्क नहीं यानी दिलीप सिंह मैच्योर नहीं हो जाते। इस सब के लिए भैरोवाल की संधि आपने अभी पढ़ी है। ठीक है, चलिए अब है सेकंड एंग्लो सिख वॉर। कारण पूछेगा तो एक कारण रानी जिंदल की जो पेंशन थी 1.5 लाख उससे घटाकर 48,000 कर दिया गया, उसे घटाकर 48,000। तो रानी जिंदल जाहिर सी बात है विरोध करने वाली है इसका। और इमीडिएट कारण है मुल्तान का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ मुल्तान। मुल्तान का विद्रोह किसने किया? मूलराज को, मूलराज ने, मूलराज। और इस मूलराज को हटाया अंग्रेजों ने। इसलिए खालसा सेना फिर से युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन अब गवर्नर जनरल डलहौजी है। ठीक है, ये कहानी आगे भी मैंने लिखी हुई है। सन हेनरी लॉरेंस ने बड़ी संख्या में सिख सेना को हटा दिया तो पंजाब में अराजकता आ गई। ठीक है, इसके बाद मूलराज आया, मूलराज ने वो झगड़े हुए। और इसे कहते हैं रामनगर का युद्ध। तो कुल मिलाकर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सिख वॉर में आपको 3 वॉर देखने हैं। पहला रामनगर का वॉर, दूसरा चिलियावाला, ये लिखा है चिलियाना वाला का वॉर, जिसमें अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। एक क्वेश्चन बन सकता है, अंग्रेजों को भारी क्षति।
और इन दोनों युद्ध में कौन लड़ रहा था? मिस्टर गफ। तीसरा वॉर गुजरात का वॉर था। तीसरा वॉर गुजरात का वॉर था, जिसमें चार्ल्स नेपियर लड़ने आ गया। और ये युद्ध चुनाव नदी के किनारे हुआ, ये याद रखना है। परिणाम सिखों की पराजय हमेशा के लिए। ओके, रिजल्ट क्या हुआ वो भी देखेंगे। रिजल्ट है पंजाब को डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत क्या कर लिया गया? साम्राज्य में मिला लिया गया। दिलीप सिंह को पेंशन मिली। कितनी पेंशन मिली ये भी जरूरी है। दिलीप सिंह को जो पेंशन मिली है वो यहाँ पर 5 लाख रुपए एनुअल है। ठीक है, और उनको इंग्लैंड भेज दिया गया पढ़ने के लिए, जहां उन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। क्रिश्चियन बन गए थे वो उस समय के लिए। बदले में दिलीप सिंह ने क्वीन को डायमंड कोहिनूर गिफ्ट कर दिया, जिसके 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा क्राउन में लगा दिया गया, क्राउन में, और दूसरा म्यूजियम में रख दिया गया। और इस तरीके से पंजाब भी 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उन्हें आप नोट करेंगे और लिखेंगे भी आंसर उनका। रंजीत सिंह का मूल्यांकन, हेडिंग बनाएं, रंजीत सिंह का मूल्यांकन। तो लिखेंगे 12 वर्ष में पिता की मृत्यु के बाद, यानी जब पिता मरे तो रंजीत सिंह की आयु 12 वर्ष के बाद एक कुशल योद्धा और प्रशासक रंजीत सिंह ने एक वॉरियर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पंजाब के सरदारों को एकजुट किया और एक विशाल राज्य बनाया, जिसकी सीमाएं, बाउंड्रीज अफगानिस्तान से लेकर सतलुज नदी तक थी। नेक्स्ट लाइन, रंजीत सिंह ने जहां अनेक पंजाब के सरदारों को कौमा कश्मीर के डोगरा शासकों को और अफगान शासकों को पराजित किया, पराजित कर एक बड़ा राज्य बनाया। नेक्स्ट लाइन से, जिसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे मजबूत प्रशासन से चलाया गया, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया उसे। ब्रैकेट में लिख देंगे सेंट्रल, सूबा, तालुका, परगना इत्यादि। इस प्रशासन में उन्होंने हारे सरदारों को भी, जिनको रंजीत सिंह ने हराया था, उनको भी जगह दी गई, और इससे क्या हुआ? असंतुष्टि खत्म हो गई,
सरदार जो विद्रोह कर सकते थे उन्होंने विद्रोह फिर नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे यूरोपीय ढंग से सेना को मजबूत बनाया और उसके लिए राजधानी लाहौर और अमृतसर में गोला बारूद आर्म्स एंड एमुनिशन फैक्ट्री तैयार की। यह सेना बहुत ही अनुशासित और प्रशिक्षित थी, ट्रेंड एंड डिसिप्लिन। ठीक है, कल्याणकारी शासक के तहत एक वेलफेयरिस्टिक रूलर के तहत उन्होंने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया, ट्रेड एंड कॉमर्स को, और अधिक कर नहीं लिए, अधिक कर नहीं लिए, ब्रैकेट में लिख देंगे 33 से 40% के बीच में। अभी आपने लिखा है 33 से 40% के रेवेन्यू बीच में लिया उन्होंने। नेक्स्ट लाइन से जनहित के लिए उन्होंने अपने दरबार के सामने एक शिकायत पेटिका यानी कंप्लेंट बॉक्स रखवाया। ठीक है, और लास्ट में रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष राजा हैं जिन्होंने टॉलरेंस की नीति अपनाई, सहिष्णुता की नीति अपनाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और कि आखिर डलहौजी ने पंजाब का विलय क्यों किया? नंबर 1 लिखें, तो विलय मतलब मर्जेंस या लैप्स क्यों किया? तो पहला लिखें, डलहौजी ने यह मान लिया था कि रणजीत सिंह के बाद पंजाब में कोई योग्य शासक नहीं आया है, तो सक्सेसर अच्छे नहीं हैं, इससे म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे और आपने देखे, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए ये जरूरी था। नंबर 2, डलहौजी स्वयं क्या है? विस्तारवादी गवर्नर था, यानी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भेजा गया था, एक्सपेंशन। तो पंजाब का लैप्स उसकी एम्बिशंस को दिखाता है, महत्वाकांक्षा को भी दिखाता है। जिसका पीछे उद्देश्य क्या था? पंजाब की फर्टाइल लैंड को कब्जे में लेकर रेवेन्यू प्राप्त करना। उससे पता था कि यहाँ जमीन बहुत अच्छी है, नदियों का क्षेत्र है, तो यहाँ अगर जमीन मिल जाती है, कब्जा हो जाता तो अच्छा रेवेन्यू मिलेगा और जनसंख्या भी अधिक थी पंजाब क्षेत्र की, तो वहां व्यापार और वाणिज्य को भी, ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बढ़ाया जा सकता था। नेक्स्ट, पंजाब का जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण स्थान था, भौगोलिक सामरिक दृष्टि से, क्योंकि यहीं से विदेशी आक्रमणकारी भारत की तरफ आते थे, तो इन्हें यही रोका जा सकता था। जैसे आपने देखा था अफगानिस्तान होते हुए रूस का प्रवेश करना भारत। नेक्स्ट,
पंजाब से सेंट्रल एशिया जाने के लिए व्यापार का रास्ता था। तो पंजाब में कब्जे का मतलब था कि अंग्रेज सेंट्रल एशिया तक कॉमर्स कर सकते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक, ये है आपके संबंधित टॉपिक जो पंजाब स्टेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब छोटे टॉपिक्स बचे हैं जिनको आपको तैयार करना है। और छोटे टॉपिक का मतलब कुछ छोटे छोटे राज्य और बचे हैं, उनको आपको तैयार करना है। तो आप जानते हैं कि उन छोटे राज्यों में 2-3 राज्य बचे हैं आपके लिए। एक तो जाटों का राज्य यानी भरतपुर बचा हुआ है, और एक बचा है आपका राजपूताना। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो अब इसे लिख लेंगे। तो राजपूतों के बारे में लिख लें। वैसे हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है राजपूत। इनका उदय क्यों हुआ? क्योंकि मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। हमेशा अन्य की तरह मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा ये लोग भी उठाएंगे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन है? जयसिंह आमेर का राजा है। आमेर यानी जयपुर का राजा है, जिसके टाइटल हैं दो, मिर्जा राजा और सवाई। ये टाइटल उसे मुगल एम्परर्स ने दिए हैं, और आप जानते हो किस चीज के लिए दिए थे? जिससे कि मुगलों का और राजपूतों का संबंध फिर से अच्छा हो जाए। ठीक है, याद होगा इस चीज आप। कर्नल टॉड, नीचे लाइन में लिखा है फोर्थ में, कर्नल टॉड ने एक किताब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ राजपूताना। उस हिस्ट्री ऑफ राजपूताना में वो इसे एक ग्रेट पॉलिटिशियन, कानून का जानकार और एक साइंटिस्ट मानता है। ठीक है, साइंटिस्ट क्यों मानता है? क्योंकि इसने जंतर मंतर एस्टैब्लिश कराया थे। जंतर मंतर, जिनको ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। ऑब्जर्वेटरी, जहां बैठकर आप क्या कर सकते हैं? स्टार्स की स्टडी कर सकते हैं, यूनिवर्स की स्टडी कर सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है, उसका अपनी राजधानी जयपुर में है, एक उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और 2 यूपी बनारस और मथुरा में है। कुल मिलाकर 5 ऑब्जर्वेटरी वो बनवा रहा है। जयपुर शहर का फाउंडर भी माना जाता है, पिंक सिटी का फाउंडर है वो। ठीक है, और क्या किया उसने? टाइम को मेजर करने के लिए जो वाटर वॉच होती है, जल घड़ियां, जलताश, जल घड़ियाल, ये सब बनवाए हैं, वो भी लिखेंगे आप। उसे एक सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक भी कहा गया है। समाज सुधारक क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने मैरिज में अनावश्यक होने वाले खर्चों को रोक लगाने का प्रयास किया है। इससे गरीब लोगों को पर थोड़ा दबाव कम हो जाता था। ठीक है, ये जो जयसिंह है, वो कौन सा जयसिंह है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे। तो जयसिंह सेकंड है ये, जिसका टाइम आपके सामने है।
ठीक है, इसका जो किताब लिखी थी इसने एस्ट्रोलॉजी पर, उसका नाम भी आप लिखेंगे जिज मोहम्मद शाही, JIJ, जिज मोहम्मद शाही। तो ही वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। और उसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए। अश्वमेध यज्ञ भी ऑर्गेनाइज कराता है वो। यहाँ जो जयपुर शहर है इसका ईयर पूछ सकता है, तो जयपुर शहर का जो ईयर एस्टेब्लिशमेंट का 1722 है। और लास्ट क्वेश्चन है कि उसे ये टाइटल किन लोगों ने दिए, तो सवाई का टाइटल फर्रुखसियर ने दिया और मिर्जा राजा का टाइटल जहांदार शाह ने। एक राजा तो ये है आमेर का राजा जयसिंह। इसी समय दूसरा राजा भी है, उसके बारे में आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में, और उसका नाम है अजीत सिंह, जोधपुर के राजा है। अजीत सिंह का टाइटल महाराजा था, जो उसे फर्रुखसियर ने दिया। और अजीत सिंह को अपनी बेटी की शादी फर्रुखसियर से करानी पड़ी थी। ठीक है, चलो अब फटाफट जाटों को लिखो। जाटों को उभरने का मौका कब मिला, जब नादिर शाह के आक्रमण के बाद आसपास के इलाकों में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ। तो इलाका भी वही रहेगा, दिल्ली, मथुरा और आगरा का थोड़ा सा भरतपुर का इलाका, ये इलाके में जाट स्टैब्लिश होंगे। इनको मिलाकर ही भरतपुर राज्य बनेगा जो आज राजस्थान में है। फाउंडर्स में चूड़ामन और बदन सिंह तो बड़े नाम हैं। और अब्दाली ने इनको राजा का टाइटल भी दे दिया है। ठीक है, जाटों का सर्वे सबसे बड़ा राजा है, सबसे ज्यादा विकास सूरजमल के समय में हुआ। ये फिलोसफर भी है, इसलिए इसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन बनता है, जाटों का सबसे पहले नोन पर्सन कौन है, तो आपके स्क्रीन में नहीं है। तो जाटों का पहला नोन पर्सन गोकुल नामक व्यक्ति है, गोकुला, गोकुल। अगला प्रश्न, इनमें से किस राजा ने आत्महत्या की, चूड़ामन ने सुसाइड कमिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जाट राजा ने अकबर की सिमेट्री को तोड़ दिया था, राजा राम। ठीक है, लास्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध में जाट राजा कौन है, तो सूरजमल है, जिन्होंने पानीपत के युद्ध में पहले तो मराठों का साथ दिया लेकिन बाद में उनका साथ छोड़ दिया। ठीक है, तो लगभग आपका काम हो गया है। एक दो छोटे सेट और हैं, बहुत छोटे हैं, इनसे भी छोटे हो। जैसे ये है रोहेला, यानी बरेली पीलीभीत का इलाका, रामपुर, मुरादाबाद, ये रोहिलाज हैं, इसलिए इनको रोहिलखंड कहा जाता है। फाउंडर्स वीर दाऊद है। ठीक है,
इसके बाद मोहम्मद खां बंगश आ गया था इस इलाके में, तो बंगश पठान भी कहा गया इनको। तो ये बेसिक जानकारी रोहिलखंड के बारे में है। तो रोहिलखंड सहारनपुर से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? रामनगर मुरादाबाद होते हुए बरेली पीलीभीत तक इसका विस्तार है। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, जो बंगश पठान है वो कौन है? अफगान है। तो बहुत लंबे समय बाद भारत में अफगानों ने फिर से शासन किया, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बस याद रखिएगा कि अफगानिस्तान से। ठीक है। तो इस तरह से मॉडर्न इंडिया में आपने यूरोपियन शक्ति और भारतीय राज्यों में से इन राज्यों को तैयार कर लिया। अब सभी राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में है। तो अगली स्टोरी ऑफ क्लास में हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आज आपको मैंने लिखा भी दिए हैं, एक बार आप उन्हें अपने नोट्स के तौर पर लिख के दिखा दीजिए। तब आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय। सर हाँ सर जैसे जो हमने सिख पढ़े हैं उनमें अंग्रेजों ने उनको जीत लिया था, तो लेकिन उसके बाद सर मैं पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने मतलब जो अंग्रेजों ने आगे जो 1857 किया, 1947 किया, उसमें उन्होंने उनका साथ दिया है। नहीं, तो राज्य तो खत्म कर दिया, वहां के सिखों को उन्होंने फाइटर बना के अपनी आर्मी में शामिल कर लिया। ठीक है। ओके। तो राज्य नहीं रहेगा सिखों का, लेकिन सिख तो रहेंगे ना। तो हाँ याद सर, होगा वो उन्होंने मूवी, बताया। आप अक्षय कुमार वाली मूवी देखी ना आपने, कौन सी है वो, केसरी। तो क्या होगा यस उसके सर। बाद फिर? ये सरदार, जो सिख सरदार हैं, वो क्या बन जाएंगे? आर्मी के बड़े हिस्से, महत्वपूर्ण हिस्से बनेंगे। ओके, ठीक ठीक है सर, थैंक यू। है। विपुल, तुम्हारा क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे हैं।